Good afternoon, everyone. Very good afternoon to all of you. A very good afternoon to all of you. फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और आगे आने वाली जो शिफ्ट हैं वो सभी स्टूडेंट जो हैं वो बेताब हैं ये जानने के लिए किस तरीके से पेपर जो है वो आप लोगों का पूछा गया है, क्या लेवल है आखिरकार रीजनिंग का, क्या पुलिस कार्रवाई वाले क्वेश्चंस पूछे गए या नहीं पूछे गए। सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को यहां पर मिलेगा। मैं लेकर के आ चुका हूं आप लोगों के लिए एकदम लेटेस्ट आज के ताजा एग्जामिनेशंस जो हैं उसके बड़े ताजा से भोकाल से क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे गए हैं। कुछ नई वैरायटी, नए पैटर्न्स, नए अंदाज में ये पेपर आप लोगों से पूछा गया है। तो जुड़ जाओ सभी लोग फटाफट से। राधे राधे अर्जुन, गुड आफ्टरनून कमलेश, फ्यूचर, सौरभ, रवि, इमरान, मानसी। ठीक है, तो एक बार क्या करो, फटाफट से लाइक कर दो सेशन को और शेयर जरूर कर दो। ठीक है, डोंट बी सेल्फिश, शेयर होना चाहिए सभी के साथ में। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। 23 तारीख की शिफ्ट नंबर 1 का पेपर हो चुका है और शिफ्ट नंबर 1 के अंदर जैसा कि कहा था पुलिस कार्रवाई नहीं पूछी गई है। जैसा मैंने बताया पुलिस कार्रवाई का एक भी सवाल नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद भी रीजनिंग के सेक्शन के अंदर 56 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। टोटल रीजनिंग के आप लोगों के 56 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए। अपने आप में सबसे जबरदस्त वेटेज के साथ में रीजनिंग आपके पास में हो जाती है यूपीपी के एग्जाम की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर। और यूपीपी के जितने भी 56 क्वेश्चंस हैं इनका मॉक फॉर्म में सॉल्यूशन यहां पे देखेंगे। ठीक है, ये मॉक है आप लोगों के लिए, आगे आपका एग्जामिनेशन है, अटेम्प्ट करते हुए चलो फटाफट से इन सारे 56 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग यहां पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जुड़ गए सभी लोग? अरे लाइक करो सेशन को फटाफट से लाइव कर दो। ठीक है, हाँ 95 से लेकर के ये क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे 95 से, और जो शिफ्ट मेरे पास में, जो पेपर मेरे पास में 150 तक आपके पास में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ कुछ क्वेश्चंस को आप 1-2 क्वेश्चंस को मैथ का बोल सकते हो, बट वही जो रेशियो रहता है रीजनिंग के पेपर्स का। ठीक है, तो यहां पे पुलिस कार्रवाई नहीं पूछी गई है, ये आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, पुलिस कार्रवाई के क्वेश्चंस का बहुत तगड़ा डर था सर। मेंटल एबिलिटी नहीं पूछी है भैया। ठीक है, मेंटल एबिलिटी नहीं पूछी गई है, नहीं पूछा इस बार उन्होंने। ठीक है, एकदम हवा मच गया, स्टूडेंट्स में डर था और नहीं पूछा। यहां पे शुरू करें सेशन, शुरू कर दें। चलिए सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये देखो 95 से पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल आ जाओ। 96 हमारे पास में क्यूब की संख्या आपको ज्ञात करनी है, कितने इसके अंदर क्यूब होंगे। आकृति आप लोगों को यहां पर दी गई थी, कुछ इस अंदाज में आकृति आपके पास में यहां पर हो जाती है। देखो ये हमारे पास में 3x3 का क्यूब है एक। ठीक है, इसकी 2 हाइट तक तो सारे के सारे क्यूब है। ठीक है, तो ध्यान से देखो 3x3 है तो 3x3 का इसका बेस हुआ, 3x3 ही हमारे पास में इसके ऊपर हुआ। और यहां अगर हम लोग देखते हैं तो 4 और 1 5 क्यूब इस समतल पे हैं और एक एकदम टॉप पे है हमारे पास में। तो ये हो जाएगा 9 9 5 1, टोटल देखा जाए तो 18 और 6 24 हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है। 21 नहीं 24 आंसर होगा इसके अंदर हमारे पास में। क्यूब काउंटिंग के ऊपर डायग्राम देकर के सवाल पूछा गया है। अगला देखो, विषम को छांटिए। विषम हमारे पास में कौन सा है? यहां दिया हुआ है ऑप्शन में KL, यहां दे रखा है AZ, यहां दे रखा है FG और यहां दे रखा है QR। आपके पास में यहां पर क्या दिया लेटर में? कुछ नहीं दे रखा। K के बाद L आता है, F के बाद G आता है, Q के बाद R आता है, लेकिन A के बाद Z नहीं आता। ये हमारे पास में विपरीत का पेयर है, ना कि लगातार वाला पेयर। तो AZ हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों से क्लासिफिकेशन यहां पे पूछा गया। अगला सवाल आ जाइए। 98 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मिरर इमेज यहां पर आप लोगों से पूछी गई है। ऑल शिफ्ट का सॉल्यूशन, अभी तो एक ही शिफ्ट हुई है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं। साथ के साथ अटेम्प्ट करते हुए चलो, आगे आने वाले पेपर में शिफ्ट है। ठीक है, फटाफट से यहां पर 56 क्वेश्चन जो आप लोगों के पूछे गए, पूरे 56 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहां देखिए, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। XY पे दर्पण है तो हम देख सकते हैं दर्पण के जो चीज पास में है पास दिखेगी। डॉट ऊपर आना चाहिए था, यहां नहीं दे रखा, यहां नहीं दे रखा, इन दोनों में दिया हुआ है। अब देखो ये ऊपर नीचे तो हमारे पास यहां पर नहीं है, करेक्ट आंसर होगा डी में हमारे पास में सही दर्पण छवि यहां पर होगी। इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से आपको उड़ाना है। अगला देखो, सादृश्यता का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास में। यहां पर क्या दे रखा है इसमें कि सर अंतरिक्ष यात्री का रिलेशन अंतरिक्ष यान के साथ में यहां पर है, एस्ट्रोनॉट का रिलेशन स्पेसक्राफ्ट के साथ में है, तो डाइवर यानी कि गोताखोर का रिलेशन किससे होगा?
तो गोताखोर पानी के अंदर गोता मारता है, जाएगा किससे वो वहां पर? उसके लिए वहां पर जैसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष में जाता है, गोताखोर नीचे कैसे जाएगा? पनडुब्बी के अंदर जाएगा। कौन से विकल्प में था? बी विकल्प में। साइकिल से तो जाएगा नहीं पानी में, हवाई जहाज से भी नहीं जाएगा पानी के अंदर, ना ही कार से जाएगा। बाकी तीनों से गया तो ऊपर जाएगा, ना कि गोताखोरी करने, तो गोताखोरी करेगा पनडुब्बी के थ्रू। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। देखिए यहां पूछा है, सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? क्या दे रखा है इसने? एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री पर कोण पे झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। तो यह सवाल थोड़ा सोचने वाला था। सिलेंडर आकृति की हम लोग बात करते हैं तो सिलेंडर आकृति हमारे पास में होती है कुछ इस प्रकार की। ठीक है, अब इसने कहा है कि जो सिलेंडर की अक्ष होती है, तो सिलेंडर की अक्ष होती है भैया ये वाली। ठीक है, ये सिलेंडर की अक्ष हमारे पास में यहां पर होती है। इसने पूछा है कि 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। तो अगर 45 डिग्री के द्वारा झुका हुआ समतल प्लेन हमारे पास में होगा तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से प्लेन हमारे पास में रहा होगा। इस प्लेन का एंगल 45 डिग्री है, ये इसने कहा। तो इसने कहा कि परिणामी अनुप्रस्थ काट जो है, सिलेंडर इज इंटरसेक्टेड बाय प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑफ एक्सिस, व्हाट इज द शेप ऑफ रिजल्टिंग क्रॉस सेक्शन? जो रिजल्टिंग क्रॉस सेक्शन हमारे पास में आएगा, एक कैसी आकृति है? क्या यहां पे एक सर्कल होगा, हाइपरबोला होगा, पैराबोला हमारे पास होगा? तो ये पैराबोला नहीं है, ये सर्कल हमारे पास नहीं होगा। सवाल है कितने लोग इसको जानते हैं, हाइपरबोला है कि एलिप्स हमारे पास में यहां पर बनेगा? क्या आएगा बताइए, कौन सी आकृति यहां पे होगी? तो ये कुछ आकृति आप देखोगे, कटने के बाद कैसी लगेगी ये पूछा गया है आप लोगों से यहां पे। तो कटने के बाद में ये कुछ आकृति जो होगी, कुछ इस तरीके का कर्व हमारे पास में यहां पर इसमें देखने को बनेगा। इस तरीके की आकृति कटने के बाद में इसमें आएगी। और जितना आई थिंक आई कैन से ये एलिप्स होता है, दीर्घवृत्त इस तरीके का हमारे पास में बनता है। ठीक है, इफ आई एम करेक्ट, ये दीर्घवृत्त होना चाहिए। इफ कैट का कोड है DBU, तो डॉग का कोड हमारे पास क्या होगा? बेसिक सा आसान सा सवाल पूछ लिया, कैट का रिलेशन DBU के साथ में। बल्कि ये सवाल तो कई बार मैंने करवा भी चुका है, प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा जा चुका है। एज इट इज, पता नहीं क्यों बिल्ली के पीछे पड़े हैं ये लोग। +1 आसान सा तर्क है। प्लस का 1 करोगे डॉग के अंदर, तो डॉग का कोड हमारे पास में होगा। प्लस का 1 करो E है, प्लस का 1 करो P है, प्लस का 1 करोगे H हमारे पास होगा। EPH करेक्ट आंसर आपके पास में बनेगा। ये आपको दिया गया था D विकल्प के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला देखें। ठीक है, नेक्स्ट आओ। यहां हमारे पास 102 आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, आकृति में हमारे पास में त्रिभुजों की संख्या जो है वो यहां पर ज्ञात करनी है। कितने त्रिभुज इसके अंदर होंगे बताइए? ठीक है, त्रिभुजों की संख्या की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, इसके ऊपर अलग से सेशन भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसी तरीके का सवाल हमारे पास में था। ये देखो, किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर 2 डायगोनल आ जाते हैं तो इसमें हो जाते हैं 8 त्रिभुज। क्या आ जाते हैं? 8। अब आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी बताता हूं किस तरीके से देखना होता है। अगर किसी चतुर्भुज के अंदर एक और चतुर्भुज आता है तो इसके अंदर 4 त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। एक और आ जाएगा तो आप फिर से प्लस का 4 कर दो। अब लास्ट में इसने कर दिया यहां पे कि सर दोनों डायगोनल लगा दिए, तो इसकी वजह से 8 नए त्रिभुज आएंगे, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास में 16। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा यार, पेपर ऐसा ही अवेलेबल है, इसको जूम यहां पे किया जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखेगा थोड़ा। चलिए, ये भी बेहतर है। ठीक है, चलो यहां देखो,
यहां हमको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन, मदर एंड पेरेंट्स। तो एक सवाल यहां पे गलत भी पूछा गया है, उसी तरीके का ये सवाल हमारे पास में यहां पर हो जाता है। देखो क्या दे रखा है इसमें, वुमेन, मदर और पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स यानी कि आपके जनक, उसमें माता भी आ गई, पिता भी आपके पास में आ गया। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं हमारे पास में यहां पर हैं वो सारी की सारी महिलाओं के अंदर माताएं आ जाएंगी। ठीक है, हमने कहा ये हो गई हमारे पास में माताएं और ये हो गई हमारे पास में महिलाएं। ठीक है, अब पूछा है पेरेंट्स के साथ इनका क्या रिलेशन होगा। तो पेरेंट्स हमारे पास में जो होंगे, अगर कोई मां है तो पेरेंट्स तो अपने आप में है ही है। क्या कहा मैंने, अगर कोई मां है तो अपने आप में वो पेरेंट तो होगी। तो इस तरीके से एक रिलेशन हमारे पास में यहां पर बनना चाहिए। ठीक है, बल्कि ये डायग्राम इन्होंने दिया एक सटीक सा है। इसने क्या किया है, ध्यान से देखना, ये जो है ना हमारे पास में, ये माताओं को दर्शा रहा है इतना क्षेत्र। ठीक है, ये जो बचा हुआ भाग है ये पिताओं को दर्शाता है और ये पूरा महिलाओं को दर्शा रहा है। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट ने कहा सर एक सवाल तो गलत था, ये तो गलत है, इसमें तो दो ही वेन आरेख दे रखे हैं। अरे भाई दो ही सफिशिएंट है, एक ओवरलैपिंग वाला है हमारे पास में। ये वाला जो क्षेत्र है माताओं को दर्शाता है, माताएं आएंगी महिलाओं में और माताओं के अलावा बचे हुए पिता होंगे। तो पेरेंट्स में दो ही लोग मानते हैं हम लोग, एक माता और एक पिता। इस तरीके से दर्शाया जाएगा। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है। अगला देखो, सादृश्यता पूरी करें। यहां पर है दस्तानों का रिलेशन हाथ से है, मोजों का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, मैं लिखता हुआ चलता हूं सवाल को। यहां दे रखा है कि दस्ताने का रिलेशन हाथ के साथ में है, तो बताइए मोजे का रिलेशन किससे होगा। दस्तानों को हाथ में पहनते हैं और मोजों को पैर में पहनते हैं, यही आपको आंसर टिक करना था। यह जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड ऑन आप लोगों से सवाल यहां पर पूछा गया है। अगला देखिए, 6 सदस्यों के एक परिवार में ए बी सी डी ई एफ में 2 विवाहित जोड़े हैं। क्या कहा, 2 विवाहित जोड़े हैं 6 लोगों में। डी एक शिक्षक है और ई का पिता है। तो चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं यहां पर। डी एक शिक्षक है, ठीक है, टीचर यहां पे है और यहां पे ई का पिता है। डी जो है वो ई का पिता यहां पे है। ठीक है, पिता है तो प्लस हमने लगा दिया। आगे देखो, एफ ई की दादी है। ई की दादी है तो ये लीजिए एफ यहां पे ई की दादी हो गई। ठीक है, और गृहिणी है यानी कि ये हाउसवाइफ यहां पे है हमारे पास में, एच डब्ल्यू में लिख देता हूं हाउसवाइफ। सी एक वकील है और ए से विवाहित है। सी एक वकील है और ए से विवाहित है, तो सी हमारे पास में लॉयर और किससे विवाहित है, ए से विवाहित है। ठीक है, बी पुरुष नहीं है, बी जो है वो फीमेल है, ये भी हमको पता लग गया। आगे देखो, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो इन्होंने कहा कि 6 सदस्य हैं परिवार में और 2 शादीशुदा जोड़े हमारे पास में हो जाते हैं। ठीक है, डी एक शिक्षक यहां पे बताया और ई का पिता हमारे पास में हो जाता है। एफ ई की दादी है, एफ ऊपर हमारे पास में इस तरीके से यहां पर होगी। ठीक है, और एक गृहिणी है, सी एक वकील है, ए से विवाहित है। ठीक है, तो इन ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर ए बी सी डी ई एफ देर आर 2 मैरिड कपल्स, डी इज टीचर एंड द फादर ऑफ ई हो गया। एफ इज द ग्रांड मदर ऑफ ई, एफ ग्रांड मदर हाउसवाइफ है। सी इज ए लॉयर मैरिड टू ए। ठीक है, बी इज नॉट ए, बी एक पुरुष नहीं है। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। चलिए इतने लोग हैं, अब ये 3 लोग इन्होंने अलग से दर्शा दिए। क्या दर्शा दिए, 3 अलग से हैं। 2 ही विवाहित जोड़े हैं ऐसा इसने बताया है हमको। क्या बताया है, 2 विवाहित जोड़े हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ इस सवाल में मुझे लग रही है। एज फार एज आई कैन सी वकील ए से विवाहित है, तो ये तो अपने आप में एक मैरिड जोड़ा हमारे पास में हो गया। सी ए और ई की बात नहीं करी इसने। यहां डी को एक टीचर बताया है, तो इसकी वाइफ हमारे पास में कोई ना कोई हो सकती है। ठीक है, तो ए की पॉसिबिलिटी है, अब हो सकता है कि ग्रांड फादर नहीं हो, और बी जो है हमारे पास में एक फीमेल, वो इसकी पत्नी हो। ठीक है, सी और ए को यहां पे रिलेट कर सकते हैं कि इनके बच्चे हमारे पास में हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एफ के बच्चे हमारे पास में हो, कुछ इस तरीके से हो जाए। सारी संभावनाएं रह जाएंगी, पूरी कंप्लीट जानकारी इसमें नहीं दे रखी है हमको। डी शिक्षक, ई का पिता, एफ ई की दादी है, एफ ई की दादी हमारे पास में हो गई। सी एक वकील हमारे पास में है और ए से विवाहित है। ठीक है, ये लॉयर है, ए से विवाहित है, और बी पुरुष नहीं है। ठीक है,
तो यहां जानकारी जो है वो पूरी कंप्लीट तरीके से नहीं दी गई है, जैसा हम देख सकते हैं। ठीक है, टीचर सी ज्यादा स्टूडेंट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहां देखो ये हमारे पास में हुआ, बी पुरुष नहीं है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है पुरुष नहीं है, ई से कैसे संबंधित होगा, तो ई की मदर होना इसके लिए संभव है। ठीक है, बाकी जानकारी इसमें एक लेवल पे कम जरूर है, थोड़ा सा और स्पेसिफाई इसको करना चाहिए था, या हो सकता है कुछ यहां से कट गया है जानकारी में। एनीवेज, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 78 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्या दे रखा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, तो 3 संख्याओं का योगफल 78 हमारे पास में यहां पर है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सम संख्याओं का योगफल हमारे पास में है। तो आप देखो यहां पे कि सर 3 संख्याओं का योगफल हमारे पास सम का है, 26 का 3 गुना 78 होता है, 26 हमने यहां ले लिया, 26 से 2 कम करो 24, 2 ज्यादा करो 28, ये हमारे पास में वो संख्याएं होंगी। ठीक है, क्योंकि एवरेज है तो जिस संख्या का 3 गुना है वो बीचों बीच में आएगी, तो 26 का 3 गुना 78 है हमारे पास, सबसे बड़ी संख्या 28 यहां पर होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला हमारे पास में सवाल है यहां पे कि अनीस की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। यानी कि ये हमारे पास में किस तरह का सवाल दे रखा है, इस सवाल के अंदर आपको दिया गया है यहां पे डिडक्शन से इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, अनीस की ओर इशारा करके महिला क्या कहती है, उसकी मां यानी अनीस की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो महिला की मां और मां की इकलौती बेटी है, तो मां की इकलौती बेटी यहां पर कौन हो जाएगी, ठीक है, मेरी मां की इकलौती बेटी। अब अगर महिला ये चीज कह रही है कि मेरी मां की इकलौती बेटी, तो स्वयं हो जाएगी, तो ये कहता है उसकी मां मैं हूं। क्या कहना चाहती है ये, उसकी मां मैं हूं। डिडक्शन कर दो, अगर कोई लेडीज ये कहती है कि मेरी मां की इकलौती बेटी, तो खुद की बात कर रही है, तो इशारा करके इसने कहा उसकी मां मैं हूं। ठीक है, ये कौन कहती है, अनीस की ओर इशारा करके महिला कहती है। महिला अनीस से कैसे संबंधित है, ठीक है, तो महिला जो है अनीस की मां यहां पर होगी, मदर हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखें हम लोग यहां पे, थोड़ा जूम में इसको कर देता हूं। ठीक है, तो आई होप उसके बाद में सभी को ये अच्छे से दिखाई देगा। 108वां सवाल आपके सामने यहां पर। चलिए, असमान संख्याएं ज्ञात करो। यहां पर क्लासिफिकेशन आप लोगों से पूछा गया है, तो देखो 16 और 25 है, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। यहां देखो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। यहां देखो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यहां देखो 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। कौन सा अलग होगा बताओ। ठीक है कि सर यहां हमारे पास में बी विकल्प के अंदर दोनों संख्याएं क्यूब आपको दी गई हैं, और ऐसा बाकी जगह नहीं है, बाकी जगह स्क्वायर संख्याएं हैं सारी के सारी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं। ठीक है, ये स्मॉल पजल के रूप में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बेहतरीन अंदाज में सवाल आप लोगों के सामने यहां पर आया है। इन्होंने कहा है कि अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वो केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। ठीक है, कंडीशन वाला सवाल है, इन सवालों में एलिमिनेशन लगाना होता है। कैसे लगाओगे एलिमिनेशन, ध्यान से देखो कि जिस व्यक्ति ने सेब चुना वो केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, सेब वाला केला वाले के बगल में है, तो सेब और केला वाले बगल में है क्या, नहीं है सर हमारे पास में। केला और सेब वाले बगल में है क्या, नहीं है। शर्त का ही पालन नहीं कर रहे ये लोग, केला और सेब अगल बगल में है, ये दोनों हमारे पास विकल्प हो सकते हैं। आगे पढ़ो, आगे इसने कहा कि सर हमारे पास में जिस व्यक्ति ने चेरी चुना वो उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है, चेरी वाला खजूर के बगल में, ये भी ठीक है। एक चीज और थी ऊपर, न कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना, यानी कि जिस व्यक्ति ने सेब चुना वो केला चुनने वाले के बगल में है, न कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना। ठीक है, सेब वाला खजूर वाले के पास नहीं है, इसने सेब और खजूर को पास पास ले लिया, उड़ा दो, आंसर बचेगा बी विकल्प। बी हमारे पास में सही है, सारी शर्तों का पालन करता है। सेब केला पास में है, खजूर चेरी पास में है, और खजूर खाने वाला सेब वाले के पास नहीं है। सारी शर्तों का पालन इसने किया है। नेक्स्ट आओ, यदि आपके पास एक नियमित विंस फलक है, ठीक है, विंस फलक, अब ये एकदम नया सवाल आपके पास में, और वास्तव में ये क्वेश्चन जो है
मैं मानता हूं बहुत कम स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि विंस फलक हर कोई नहीं जानता। यह होता है हमारे पास में इकोसाहेड्रोन, ठीक है, इकोसाहेड्रोन हमारे पास में इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और विंस फलक कहते हैं इसको हिंदी में। अब अगर विंस, किसी की हिंदी अच्छी है, क्योंकि हिंदी तो आपके सिलेबस में है, तो हिंदी वाले विंस से पकड़ पाएंगे 20, यानी कि यह विंस फलक होता है हमारे पास में एक ऐसी आकृति जिसके अंदर 20 फलक होते हैं। कैसी आकृति होती है? विंस फलक एक ऐसी आकृति होती है हमारे पास में यहां पर, जिसके अंदर यहां पे 20 जो हैं वो हमारे पास में क्या हो जाते हैं? फलक होते हैं। 20 फलक इसके अंदर होते हैं, और त्रिकोण वाले फलक 20 फलकों से ये एक लगभग गोलाकार आकृति होती है, और हर एक फलक त्रिकोण आकृति का होता है। अब इसने कहा है कि अगर इसमें से 6 फलकों को काटता है, कोई ऐसा समतल है जो 6 फलक को काट देता है। कितने फलक को काट देता है? 6 फलक को काट देता है, तो अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? ऐसा ये दूसरा सवाल है, और वास्तव में ये बहुत ही इनोवेटिव और जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी इमेजिनेशन, 3D विजुअलाइजेशन को ये क्वेश्चंस यहां पे चेक करते हैं। अगर किसी के 6 फलक काट देंगे तो 6 जगह से वो आकृति अलग हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। ठीक है, अगर एक सर्कल हमारे पास में है, उसको मैं 20 से काट दूं तो 2 भाग हो जाएंगे, छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल। एक गोले को अगर काटा जाए तो सर्कुलर आकार में कटेगा, लेकिन यहां हमारे पास आकृति अलग अलग फलकों की, 6 फलक काट दोगे तो 6 जो सतह जिनसे वो 6 फलक जुड़े हुए थे हमारे पास में, वो हमारे पास में रह जाएंगे। तो बचेगा कैसा अनुप्रस्थ काट? ये बचेगा एक षटभुज, यानी कि हेक्सागन, एक ऐसी आकृति हमारे पास में अनुप्रस्थ काट में बचेगी जिसके 6 फलक बाकी हैं। ठीक है, अब इस आकृति को यहां बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि विंस फलक बनाना चाहिए, उसका तो फोटो होना चाहिए था यहां पे। ठीक है, एनीवेज षटभुज बचेगा। अगर 5 भाग काट रहे हो पंचभुज बचेगा, 4 भाग काट रहे हो चतुर्भुज हमारे पास में यहां पर बचेगा। अगला देखें, अगला सवाल हमारे पास में यहां पर, तो ये देखिए, यहां देखो अगला सवाल है हमारे पास में, ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति x में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। क्या कहा मैंने यहां पे? ज्ञात करो कि कौन सी आकृति इसमें से बनाई जा सकती है। ठीक है, अब इससे बनने वाली आकृति आपको चुननी थी। ये आप लोगों से पूछा गया था यहां पे, फिगर जो है हमारे पास में, कंस्ट्रक्शन यहां पे पूछा गया था। ठीक है, कि इन भागों से अलग अलग आकृतियों को जोड़कर क्या हमारे पास में यहां पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सी आकृति हमारे पास में यहां पर होगी। अब देखो ये 4 सेक्शन हमको अलग अलग दे रखे हैं, कौन सी आकृति हमारे पास में यहां पर बनेगी। ठीक है, देखो जैसे इस भाग को अगर मैं चेक करता हूं तो ये वाला भाग हमारे पास में यहां पे है क्या? इस तरह की आकृति किसी भी कोने में देखने को नहीं मिल रही। ए गया, इधर देखो, अगर हम इस तरह की आकृति यहां ढूंढते हैं तो नहीं है, इस जगह भी अगर इसको लगाएंगे नहीं है हमारे पास में, ऐसा तो नहीं है। बी भी गया, इधर चेक किया जाए सर यहां पे, तो इस तरह की आकृति हमारे पास में यहां पे नहीं है। ठीक है, और देखो यहां देखा जाए हमारे पास में, तो ये आकृति हमारे पास में यहां पर होगी, जैसी हमारे पास में इस जगह पर यहां पे दे रखी है। ठीक है, और देखो यहां हमारे पास में ये आकृति हमने देखी यहां पे। ठीक है, इस जगह भी नहीं देखने को मिली है। ठीक है, डी में भी हमें नहीं दिख रही, सी के अंदर तो फिर भी हमें ये आकृति यहां पे लगती हुई दिखी है। और एजिटेस भाग की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे देख लो, ये वाला भाग हमारे पास में आ रहा है, ये वाला। ठीक है, इधर अगर आप चेक करोगे तो ये भाग है हमारे पास में, यहां रहा। ये भाग की अगर बात करते हो आप लोग, तो ये हमारे पास इन दोनों भाग को ले लिया, और लास्ट में ये वाला भाग हमारे पास में है, सी यहां पे हमारे पास में बनेगा। इन चारों आकृतियों से सी आकृति यहां पर बनेगी। सर जीएस बहुत हार्ड है। ठीक है, अब देखो जीएस तो जैसी आ रही है वैसी आ रही है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चंस आप यहां पे देखो, बहुत जगह नए पैटर्न है। कंस्ट्रक्शन का नया पैटर्न है हमारे पास, अनुप्रस्थ काट वाले 2 सवाल आए थे, ये बिल्कुल भूकाल क्वेश्चन है, कुछ अलग से इमेजिनेशन के क्वेश्चंस हमारे पास में हो जाते हैं। अगला देखो, कोड के अनुसार 0 1 2 3 4 ABCDE को लिखा जाता है, तो ये कहता है कि ABCDE यहां पे 0 1 2 3 4 इनके कोड हो जाते हैं। तो पूछा है B + E - D + A, तो B कितना है? B सर 1 है हमारे पास में, E है 4 और D हमारे पास में
है, ए है हमारे पास में 0, तो अगर आप यहां पे 5 में से 3 घटाओगे तो 2 हमारे पास में यहां पर बचेगा। क्या ही सवाल है, बट ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इस तरीके से पूछा है। ठीक है, अगला आ जाओ। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में एक सीरीज का सवाल यहां पे पूछ रखा है। 3, 6, 18, 72, 320 हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, सारे के सारे एक दूसरे के मल्टीपल संख्याएं यहां पर दे रखी हैं, एक दूसरे की गुणज हमारे पास में यहां पर हैं। तो आप देखोगे कि सर 3 से 6 आया है, दुगना हो रहा है। 6 से 18 3 गुना है, 18 से 72 4 गुना है, 72 से 360 5 गुना है। अगला 6 गुना होगा और 360 का 6 गुना करोगे 216, 36 गुना 6 और 0 2160 आंसर होगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प के अंदर आपके पास में आंसर यहां पर हो जाता है। आ गया, अगला देखें यहां पे। चलो चलो बड़ा हो जाओ भाई, सबको दिखना है तुम्हें। ठीक है, आज सभी को डिमांड है तुम्हारी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर हो जाता है, साथ के साथ अटेम्प्ट करते हुए चलें। ठीक है, देखो 114 हमारे पास में एक व्यक्ति 15 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, 15 चलता है, फिर शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति 15 मीटर पूरब में चलता है, तो यहां से 15 मीटर पूरब के अंदर गया। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यह आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा है? शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। 15 मीटर पूरब की ओर, बाएं मुड़ता है 10 मीटर, दोबारा बाएं, अच्छा दोबारा बाएं मुड़ता है, दोबारा बाएं मुड़ता है, तो ये 15 यहां पे कितनी दूर होगा कि सर ये दूरी सीधी सीधी 10 हमारे पास में हो जाती है। कौन से विकल्प में होगा? ये हमारे पास सी विकल्प के अंदर होगा। बेसिक सा ये हमारे पास सवाल था, स्मॉल, छोटा, प्यारा सा। ठीक है, अगला आ जाओ। अगला है, निम्नलिखित पाई चार्ट में परीक्षा के लिए नामांकित अभ्यर्थी और विभिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का वितरण दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां अपीयर होने वाले स्टूडेंट और परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट आपको दे रखे हैं, और हमसे पूछा है संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए। तो देखो, पास होने वाले इस तरफ हैं, एस और पी से कितने पास हुए हैं? पी इधर है, एस इधर है, 16% और 18%, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 18%, हमारे पास में 34% होगा। और 34 किसका हो जाएगा हमारे पास में? 34% लेना है 5700 का। चलिए, अगला कहता है कि संस्थान टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो टी और आर के नामांकित अभ्यर्थी कितने हैं? कि सर नामांकित अभ्यर्थी हैं इधर, टी है इस तरफ हमारे पास में, आर है इस तरफ हमारे पास में, 8 है, 10 है, 18% हमारे पास में हुआ। किसका है? 8550 का। तो 8550 का 18% आप निकालो। ये 0 से 0 गया सर हमारे पास में, ऊपर देखो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 99, 18 अट्ठे हमारे पास में यहां पर हो जाएगा 180 में से 36, 144 और 9 153। ठीक है, और इसके बटे में 10 और है 0 से 0, तो ये हो गया 1539। कितना आ जाएगा? 1539 हमारे पास में यहां पर होगा। ये हमने निकाला है आर और टी का, यानी कि ये वाली चीज आ रही है 1539। अच्छा, ये निकालो एस और पी से उत्तीर्ण हमारे पास यहां से आया है। क्या कैलकुलेशन है? कर लो। 00 से 00 गया, 34 और 57 को गुणा करना है। चलिए, 7 चौके 28, 5 तिया 15, 21 और 20 हमारे पास 41, यहां से आया 8, 2 गया इधर 43, 4 गया इधर 19, 1938 हमारे पास यहां पर आ रहा है। 1938 हमारे पास यहां पर आ रहा है। कितना अंतर होगा सर? अंतर देखा जाए इनमें तो ये 38 होता, तो 400 का अंतर है, 400 से 1 कम कर दो, 399 हमारे पास में आएगा। कितना आ जाएगा? 399 हमारे पास यहां पर होगा। आगे चले, ये सवाल था हमारे पास में पाई चार्ट के ऊपर पूछ रखा, बेहद आसान, आपके परसेंटेज की कैलकुलेशन जो है वो करवा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा। चलो, ये तो हो गए, अगला आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास में
चलो ये थोड़ा जूम मैं कर देता हूं सो दैट आप लोगों को साफ तरीके से दिख सके। ओके चलिए बाबू, यहां हमारे पास में एक निश्चित कूट भाषा में स्क्रैबल को लिखा गया है 19,3,18 1,2,2,1,2,5 के रूप में। तो उसी भाषा में स्टंड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, यहां आपको दे रखा है सीधा सीधा दिख ही रहा है। ये देखो S19 है सर, C3 है, 18 हमारे पास R का है, A1 है, बी हमारे पास 2 हो गया, L12 हो गया, 5 सीधा सीधा क्रम है। क्रम है तो स्टंड का कोड क्या होगा सर 19 20 21 14 14 5 4। ये हमारे पास में दे रखा है 1920 और नहीं हमारे पास में 192021 नहीं 192021 14 14 54 कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में दिया गया है। सीधा सीधा जो आप वर्णमाला क्रम याद करते हो उसी के ऊपर सवाल आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है आगे देखें, कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है देखो ये हमारे पास में 2 कथन है और एक निष्कर्ष आपको दे रखा है। कथन क्या है, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। ठीक है अब नाम ही ट्रे दे रखा है, ट्रे जो है वो टेबल टेनिस खेलती है और टेबल टेनिस डिफिकल्ट गेम है। ठीक है तो इन दोनों कथनों से निष्कर्ष निकाला है कि ट्रे प्लेज ए डिफिकल्ट गेम। देखो ट्रे टेबल टेनिस खेलती है ये बात 100% सत्य है और टेबल टेनिस कठिन गेम है, यानी कि ट्रे एक कठिन गेम खेलती है। ये निष्कर्ष इन दोनों से निकाला जा सकता है। अब इसने निष्कर्ष कैसे दिए, डेफिनेटली ट्रू यानी कि 100% सत्य होगा, डेफिनेटली फॉल्स यानी कि 100% असत्य होगा। ठीक है प्रोबेबली फॉल्स यानी कि संभवतः गलत हो सकता है, एक विकल्प ये था, और दूसरा था कोई कंक्लूजन नहीं आ सकता। तो यहां तो निश्चित रूप से डेफिनेटली ट्रू हमारे पास में आएगा कि ये जो दोनों दे रखे हैं इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है। टेबल टेनिस डिफिकल्ट गेम है, अब कोई भी खेलेगा तो ये डिफिकल्ट गेम खेल रहा है ये हम लोग कह सकते हैं। अगला आओ, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी सबसे अलग है। बहुत ही अच्छे लेवल पे यहां पे वर्गीकरण भी पूछा गया है। त्रिकोण, वृत्त, वर्ग और गोला, इनमें से हमारे पास में अलग कौन सा होगा यह आप लोगों से पूछा गया है। त्रिकोण, वृत्त, वर्ग और गोले में से अलग क्या है। देखो त्रिकोण एक ट्राइंगल हमारे पास यहां पे है, वृत्त एक सर्कल है, वर्ग एक हमारे पास में ये वर्ग हुआ, और गोला हमारे पास में भैया है तो गोला ही है। ठीक है गोला यानी कि गेंद, फुटबॉल। ठीक है तो अब देखो सर ये दोनों के दोनों 2 विमीय आकृति हैं। कैसी है, 2 विमा वाली आकृति है। ये एक त्रिविमीय आकृति है गोला, 3 विमाओं में है, ऊंचाई भी है चौड़ाई भी है। ठीक है हमारे पास 3 विमा इसकी हो जाती हैं, डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है आगे चलें, चलिए गोले तक हमने ले लिया तो ये हो गया, 2 क्वेश्चन और हैं इस पे। चलो ठीक है अब देखो इसकी अनोटेशन अवेलेबल नहीं हो पाएगी क्योंकि जूम करने के चक्कर में सब मिटाना पड़ रहा है। यहां देखो यहां हमको दे रखा है 119, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा वह मेरी बहन की मां के इकलौते बेटे की बेटी है। फिर से हमारे पास ब्लड रिलेशन का सवाल था, कोडेड फॉर्म वाला सवाल नहीं पूछा, इन्होंने इशारा वाले सवाल पूछे हैं। चलिए महिला की ओर इशारा है, निर्मला कहती है, क्या कहती है निर्मला, तो निर्मला की बात सुन लो भैया। ठीक है निर्मला कहती है वह मेरी बहन, निर्मला की बहन, बहन की मां, निर्मला की मां, मां के इकलौते बेटे, निर्मला का भाई और भाई की बेटी है। यानी निर्मला अपने भाई की बेटी यानी कि भतीजी की तरफ उंगली कर रही है। ठीक है तो भतीजी की तरफ उंगली कर रही है कि भतीजी को भी राखी बांध दूं क्या, अभी अभी राखी गई है। तो निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है, निर्मला जो है महिला से कैसे संबंधित है। ठीक है कि सर निर्मला जो है वो महिला की क्या लगेगी, यहां पे निर्मला महिला की बुआ लगेगी, क्योंकि जिस महिला की ओर इशारा किया था वो भतीजी है और भतीजी बोलेगी बुआ जी। ठीक है आप राखी बांधो आपके भाइयों के, मैं बांधती हूं अपने भाइयों के, दोनों का काम हो जाएगा। अगला आ जाओ, यहां है अगला अक्षर क्या है, तो पूछा है पी का रिलेशन क्यू से है, बोलो तो टी का रिलेशन किसके साथ में होगा। पी से क्यू अगला ही अक्षर है, टी से हमारे पास अगला अक्षर हो जाएगा यू। देखो इतने आसान आसान सवाल भी पूछे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अगला हम लोग चलते हैं, यहां पे जूम किया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है ताकि सभी को दिखाई दे भैया। ओके
ये तो सवाल ही नाच रहा है ऐसे ऐसे करके हैं। देखो, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? क्या कहा इसने? रोटेशन के ऊपर आधारित ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है, डायरेक्शन का। बहुत प्यारा सा सवाल है। दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, 180 डिग्री। तो ध्यान रखना, 180 डिग्री का मतलब है एकदम रिवर्स हो गए। हम इधर की दिशा में देख रहे थे, अचानक इधर देखने लग गए, 180 डिग्री यहां पर घूम गए। तो 180 डिग्री आप घुमाओगे किसको? कि सर यहां हमारे पास में दक्षिण पश्चिम का विपरीत क्या होगा? तो इसका विपरीत निकालते हैं। दक्षिण का विपरीत है हमारे पास उत्तर और पश्चिम का विपरीत है हमारे पास में पूरब। उत्तर पूरब यहां पर होगा, कौन से विकल्प में है? बी में। 180 डिग्री का मतलब होता है विपरीत दिशा। उत्तर का विपरीत है दक्षिण, पूरब का विपरीत है पश्चिम। अगर हमसे पूछा जाए दक्षिण पश्चिम का, इसका विपरीत होगा उत्तर पूरब। अगला आ जाओ 122 नंबर। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो यहां देखो, जो लोग अभी जुड़े हैं, आपके लिए इतना जबरदस्त सा सेशन लेकर के आया हूं। लाइक बटन पे क्लिक कर दो यार, ठीक है। सेशन को शेयर कर दो सभी के साथ में। सारे क्वेश्चंस तुरंत लेवल पे लेकर के आ गया, कंप्लीट, एक नहीं छोड़ूंगा, सबका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं और आगे आने वाली हर शिफ्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर होंगे? ठीक है, शुरुआत में यहां पे पश्चिम की ओर मुंह है, ठीक है, और 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमते हो तो 180 घूमेंगे तो यहां इससे भी 90 डिग्री आगे घूमोगे तो अब दिशा हो गई नीचे की तरफ और यह दिशा हो जाएगी हमारे पास में दक्षिण। 270 डिग्री रोटेशन की बात हुई है तो यह हमारे पास साउथ दिशा यहां पर होगी। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ हमारे पास में होगा, ठीक है। सर क्वेश्चन का फंट साइज बढ़ाइए। देखो, ये तो है क्वेश्चन की पीडीएफ जो आप लोगों से आई है। अब ये टाइप तो हुआ नहीं है, बट आपको होपफुली अब तो क्लियर सबको दिख रहा होगा। क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है। टाइप होने के बाद भी आप लोगों को ये क्वेश्चन जल्दी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बट अभी आप ऐसे देखते हुए चलें, ठीक है। देखो, 123 हमारे पास में 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेल पसंद करते हैं। 18 को वीडियो गेम आउटडोर गेम दोनों पसंद हैं। 42 को वीडियो गेम इंडोर गेम दोनों पसंद हैं। ये आप लोगों से वेन डायग्राम के ऊपर आधारित बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, जहां पे 3 के बीच में रिलेशन आपको दे रखा है। अप्रोच होगी कुछ इस तरीके से आपके पास में, ठीक है। यहां अलग अलग गेम्स हैं हमारे पास में। वीडियो गेम, तो ये हमने लिखा कि सर वीडियो गेम है, ठीक है। बेहतरीन लेवल का सवाल है ये आपके पास में। आगे देखें, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम, ये इंडोर गेम हमारे पास में यहां पर हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, ये आउटडोर गेम हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। अब देखो, 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वीडियो गेम वाले हैं 60 हमारे पास में। और देखो, 70 विद्यार्थी इंडोर, ये 70 हैं। 75 विद्यार्थी आउटडोर, ये 75 यहां पे हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेल पसंद करते हैं, ठीक है। क्या दिया है कि यहां हमारे पास में दे रखा है कि 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेल पसंद करते हैं, ठीक है। इंडोर और आउटडोर दोनों खेल पसंद करते हैं, तो ये हमारे पास में हो सकता है, इसने कंप्लीट वाला एरिया दिया है तो ये हमारे पास कितना दे रखा है? 30। आगे देखें, 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों खेल पसंद है। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों पसंद है। 18 यहां हो जाएगा सर हमारे पास में, ये 18। आगे देखें, 42 को वीडियो गेम इंडोर गेम दोनों खेल पसंद है। 42 ये आपको दे दिया यहां पे, ठीक है। और ये 42 हमारे पास दोनों पसंद करने वाले हैं। 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है, ये बीच का हमको दे दिया 8। वेन आरे का उपयोग करके उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो केवल आउटडोर खेल खेलते हैं। केवल आउटडोर वालों की संख्या आप लोगों से पूछी है। केवल आउटडोर वाले कितने हमारे पास में यहां पर हैं, ठीक है। तो केवल आउटडोर वाले होंगे हमारे पास में ये वाले,
ये केवल आउटडोर वाले हमारे पास में होंगे, इनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आउटडोर के 75 तो टोटल थे, लेकिन केवल आउटडोर वाले यानी कि इनको हटा दो। ठीक है, तो ये हमारे पास में होगा 75 में से आपको 18 + 30 को घटाना है और 8 को जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में कि सर -48 + 8 -40, तो 35 हमारे पास बचेगा। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ध्यान से देखो, ये 8 है, इधर 30 है, ये होगा 22, ये 18 है, इधर 8 है, बीच का अंतर हो जाएगा 10 हमारे पास में। ये पूरा 75 है, 75 में से आप यहां पे 40 घटा दो, कितना बचेगा? 35 हमारे पास में आएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। चलिए आगे चलें, चलो चलें। अरे भाई थोड़ा ऊपर हो जाओ तो मैं सॉल्व कर लिया जाए। चलिए यहां देखिए, ठीक है, तो यहां हमारे पास में देखा जाए, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित हैं जैसे ब्लाइंड संबंधित हैं। बहुत बढ़िया सवाल, इसका आंसर कौन करेगा? ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, जिसको दिखने की समस्या बता रहा है। पर्दे का रिलेशन यहां पे दे रखा है हमारे पास में किसके साथ में? पर्दे कपड़े से, कपड़े के साथ एनालॉजी है। तो ऐसा ही सवाल जी के आधारित पूछा है ब्लाइंड्स का। अब कई लोग तो ब्लाइंड्स ही नहीं डाल देंगे। अब देखो क्या अन्याय हुआ है हिंदी माध्यम वालों के साथ में कि अंग्रेजी में भी ब्लाइंड्स लिख के दे दिया। बोलो ठीक है, अब जिसके घर में कभी ब्लाइंड्स लगे ही नहीं है, ठीक है, ये एक तरीके से पर्देनुमा आकृति होती है। आपने देखा होगा ना, एक सीट तरह की होती है, उसको खींचते हैं तो बंद भी हो जाती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, खिड़कियों के ऊपर इसको लगाया जाता है, वैसी सीट होती है। पर्दा नहीं होता, पर्दे की जगह यूज होने वाली चीज है ब्लाइंड्स वगैरह, ऑफिसेस वगैरह में लगी रहती है। ठीक है, घर पे तो नहीं होगी कईयों के, बट टीवी वगैरह में देखी होगी, सीरियल वगैरह में किसी को ऑफिस में लगी रहती हैं शेड्स खिड़की के पास की, उनको ब्लाइंड्स कहते हैं। तो पूछा है पर्दा कपड़े से संबंधित है, तो यह संबंध तो हर कोई समझ गया, पर्दा कपड़े का बनता है। लेकिन ब्लाइंड जो कि पर्दे की ही जगह खिड़की पे लगती है, उसमें क्या यूज होता है? ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास में जो सीट लगती है ना, उसके अंदर वुडन टेक्सचर भी होता है, मेटेलिक टेक्सचर भी उसके अंदर होता है, और उससे वो बनती है। अब इसने विकल्प दिए थे कॉर्ड्स का, कवर्स का, लिफ्टर्स का। इनमें से जो सबसे बेहतरीन हमें लगा है वो स्लेट्स यहां पे होगा। स्लेट्स होती हैं छोटे छोटे हमारे पास में लकड़ी, वुडन से फर्निश्ड पतली पतली लेयर्स, जिनको यूज किया जा सकता है। वैसे तो सही आंसर तो इसका ऐसे होना चाहिए कि हमारे पास जो ब्लाइंड्स होती है ना, पीवीसी की बनती है। ठीक है, जो हमारे पास में पीवीसी मटेरियल होता है ना, कपड़ा नहीं, पीवीसी। ठीक है, पीवीसी मटेरियल की बनती है, लेकिन पीवीसी विकल्प में नहीं था, तो स्लेट्स इसके अंदर फिट होगा। नेक्स्ट आओ, साबुन का संबंध साफ सफाई से है। यहां जी के आधारित एनालॉजी के एकदम उस फॉर्मेट में चला गया एग्जाम के अंदर 2019 में जिस तरह के पेपर पूछे थे। जिसने मेरे प्रीवियस ईयर देखे हैं उसको मजा ही मजा आ रहा होगा एकदम। ठीक है, हर एक वैरायटी, और इसी तरीके से 2019 तक के पेपर थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, उसी रेशो में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं से मिलते जुलते सवाल आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। तो साबुन का संबंध साफ सफाई से, साफ सफाई। तो बताओ भैया कि इत्र का संबंध किससे होगा? साबुन से क्या करते हो? साफ सफाई करते हो। ठीक है, साफ सफाई करते हो। इत्र से क्या होगा? इत्र गंध से रिलेटेड होती है, जो गंध आती है उससे संबंध होता है इत्र का। आ गया, अगला है हमारे पास में कि यहां दे रखा, दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन मार्क द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करें। ठीक है, तो यहां हमारे पास में सीरीज यहां पे चल रही है, और इस सीरीज में आप देखोगे कि सर हमारे पास में ए से सी आ रहा है, सी से ई आ रहा है, ई से हमारे पास में जी आएगा, जी से शुरू होने वाला विकल्प ही हमारे पास में एक था। कौन सा था? बी विकल्प। बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। क्लियर है? आसान सवाल। अगला आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको जूम करते हैं, सवालों को और उड़ाते हैं किस तरीके से पूछे गए हैं आप लोगों से। ठीक है, ओवरऑल ज्यादातर क्वेश्चन 55 में से 35-40 क्वेश्चन तो बिल्कुल परेशान करने वाले थे ही नहीं। मतलब वो तो आए थे कि आओ सॉल्व कर लो हमें। ठीक है, देखो
दी गई श्रृंखला में पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन मार्क द्वारा निरूपित संख्या कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो देखो जो लोग अभी जुड़े एक बार सेशन को लाइक कर दो। नमस्ते दीपक। ठीक है, आप मॉक फॉर्म में भी अटेम्प्ट करते हुए चलो, समझो पेपर में बैठे हो, अगर पेपर लगने वाला है तो अभी सॉल्व करते हो चलो साथ के साथ। यहां देखो दी गई श्रृंखला में पैटर्न क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यह दे रखा है आपको 1 1 9 27, तो मैं लिख देता हूं दूसरे पेन से, 1 1 9 27 25 125 क्वेश्चन मार्क 343 हमारे पास यहां पर है। चलिए, तो इसने दिया है, ध्यान से देखो कैसी संख्याएं हैं। हम देख सकते हैं कि सर हमको यहां पे धड़कन का पैटर्न देखा है, और धड़कन है तो एक चीज पता है कि सवाल में 2 तर्क होंगे। कितने तर्क होंगे? 2। ध्यान से देखो, 1 से 9, 9 से 25, 25 से क्या आएगा, 1 है 1 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर, यह है 5 का स्क्वायर, अगला होगा 7 का स्क्वायर 49। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। इधर क्यूब दे रखे हैं, 1 और 27, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, इधर 7 का क्यूब हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, दिए गए आरेख का परीक्षण करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो ये हमारे पास में यहां पर आपने देखा कि वेन डायग्राम के रूप में यहां पर रिलेशन जो है आपके सामने आ जाता है, और पूछा गया है पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। चलो, पिछड़े लोगों को दर्शाया गया है इस डायग्राम के द्वारा, यानी कि ये लेना है कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं होना चाहिए। ठीक है, नौकरी पैसे की बात नहीं करी, केवल ये 2 शर्तें हैं। चलिए 2 शर्तें हैं, तो पिछड़े माने जाने वाले लोग हैं ये वाले। ठीक है, और ट्रायंगल को हटा दो, ट्रायंगल उन व्यक्तियों की है जो शिक्षित हैं, शिक्षित को हटा दो। कितने बच गए? 17 और 5 बच गए सर हमारे पास में, 17 और 5 यहां पर होंगे 22। डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जामाइन दी प्रोवाइडेड डायग्राम एंड रेस्पॉन्ड दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये तो हम देख ही चुके हैं। ओके, अगले सवाल पे करते हैं हमला। ठीक है, यहां देखो ये जो हमारे पास में सवाल है अगला, ये कुछ जबरदस्त अंदाज में पूछा गया है। क्या है इसके अंदर? बड़े भोकाल अंदाज में पूछ रखा है ये आप लोगों से मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में यहां पर पूछा गया है। पहले सीरीज का सवाल, सीरीज में दिया है कि सर 25 36 49 ए 81 बी 121, ये सारी की सारी संख्याएं हमारे पास बड़ी कॉमन सी संख्याएं हैं। सर ये 11 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, तो यहां आ जाएगा 8 का वर्ग, यहां आ जाएगा 10 का वर्ग, 8 का वर्ग होता है 64, 10 का वर्ग होता है 100। हमसे पूछा है b प्लस ए, तो दोनों को जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 164, दैट्स इट। कौन से विकल्प में आपको दिया गया है? सी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है। क्लियर? आगे आ जाओ, अगला देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं? किस शब्द के अक्षर जो हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अंदर आपको दे रखे? चलो, COO के बाद L आ रहा है, इसमें तो नहीं है। ब्लूप्स इसमें है, देखो ध्यान से, BLOOPS, इसके सारे अक्षर वर्णमाला क्रम में हैं आपके पास में, आप देख सकते हो। B सबसे छोटा, फिर L है, फिर 15 15 16 19, यानी कि हमसे पूछा था किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, B हमारे पास में ऐसा विकल्प हो जाता है। ठीक है, अब देखो लास्ट सवाल, ये कुछ नए अंदाज में आपसे पूछा गया है। इसने बताया कि ग्रेटर देन का मतलब है स्क्वायर करके क्यूब में जोड़ दो। क्या है ग्रेटर देन का मतलब? स्क्वायर करके क्यूब में जोड़ दो। और लेस देन का मतलब है कि क्यूब करके और इसमें से स्क्वायर घटा दो। ठीक है, और फिर यहां सिंबल दे दिए। चलो, एक ग्रेटर देन 2 का अर्थ क्या हो जाएगा कि सर ग्रेटर देन आया, स्क्वायर करके क्यूब जोड़ दो, यानी कि इस ब्रैकेट को पहले हल करोगे, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। कितना आएगा हमारे पास में? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा सर 9। 9 के बाद 9 लेस देन 3 यहां पे बना, कितना बन रहा है? 9 लेस देन 3। अब लेस देन वाला फंडा लगाओ, ये कहता है कि P लेस देन Q का मतलब है P क्यूब माइनस Q स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या का क्यूब 9 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 729 में से 9 जाएगा, 720 बचेगा। कौन से विकल्प में है सर? ए विकल्प में हमको दे रखा है, तो ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाइए,
अगले सवाल पे हम लोग चलें, चलो। जूम 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 धूम 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 धूम। चलिए, ये हमारे पास में 132। अगले कुछ सवाल आप लोगों के सामने हैं यहां पे। फर्स्ट भी चेक कर लेंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन पे आप चाह रहे हो दोबारा देखने की जरूरत है, दोबारा देख लेंगे, आपके और भ्रम को और दूर कर देंगे उसमें। यहां देखो, निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए, उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये हमारे पास में पैटर्न दे रखा है और हमसे पूछा है कि आने वाले प्रश्न का उत्तर देना है। क्या प्रश्न पूछा है कि कितने लेटर ऐसे हैं, कितने अक्षर ऐसे हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, ठीक है। प्रेसिडेड बाय ए सिंबल एंड फॉलोड बाय ए सिंबल, ठीक है। तो अक्षर आपको गिनने हैं जिसके पहले भी सिंबल आए और बाद में भी सिंबल आए। सिंबल होते हैं ये वाले, हैशटैग, परसेंटेज, ठीक है, डॉलर, एंड ये सारे सिंबल हमारे पास में होते हैं। तो ये एलएसएन श्रृंखला होती है, लेटर भी है, सिंबल भी है, नंबर भी आपके पास में यहां पर है। तो पूछा है कितने लेटर ऐसे हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेंट फॉलोड बाय सिंबल। तो अक्षर को गिनो, इसके पहले सिंबल अक्षर नहीं है, इसके पहले नहीं है, बी के पहले सिंबल और अक्षर नहीं है, ई के पहले है बिल्कुल। तो एक तो ई है जिसके पहले स्टार था, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। ए के लिए ऐसा नहीं है, एल के लिए ऐसा नहीं है, आई के लिए हमारे पास ऐसा नहीं है, एस के लिए नहीं है, बी के लिए नहीं है, सी के लिए हमारे पास में नहीं है, एन के लिए नहीं है, एच के लिए ऐसा नहीं है, 1 3 डी, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो कितना जूम हो सकता है उतना मैंने किया है। एक अक्षर हमारे पास में ऐसा हमें दिख रहा है जिसके पहले भी सिंबल है और बाद में भी सिंबल आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, लकी, विमलेश पाल, ठीक है। आंसर करो यार, अटेम्प्ट करो, आगे पेपर है तो करो यहां पे अटेम्प्ट। आंसर करोगे तभी आंसर एग्जाम के अंदर कर पाओगे आने वाले शिफ्ट में। अगला है, एक कक्षा में सांभू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर। रैंकिंग टेस्ट के ऊपर सवाल पूछा गया है कि सांभू ऊपर से 10वें स्थान पर है और नीचे से 36वें स्थान पर। बोलो क्या ही करना है, 10 + 36 - 1 कर दो, कितना आ जाएगा, 45। खत्म सवाल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अगला आ जाओ, श्रृंखला में अगली संख्या आपको ज्ञात करनी है। सीरीज आपके पास में है यहां पे 6, 24, 120, 720 और अगला हमारे पास में यहां पर क्या होगा। तो आप देखो कि सर इस तरीके से गया है, 4 गुना है, इधर देखो 5 गुना है, इधर देखो 6 गुना है, अगला 7 गुना होगा। 0 7 दूनी 14, 49 और 1 50, 50 40 कौन से विकल्प में है, ये हमारे पास डी विकल्प में। बोलो, इतनी आसान आसान सी सीरीज पूछी गई है। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर 2 सीरीज के लॉजिक है, सीरीज के 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं ओवरऑल। अगला आ जाओ, यदि इंसेक्ट को जॉट FDU लिखा जाता है, हाउस फ्लाई को लिखा जाता है IPVT EZ MZ के रूप में, तो बटरफ्लाई किस प्रकार से लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। चलो मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं, ठीक। इसको रफ करना पड़ रहा है देखो, क्योंकि जूम किया है तो अनोटेशन नहीं मिलेगी इस क्लास की। आगे आ जाओ, यहां है इंसेक्ट का कोड दे रखा है जोट FDU के साथ में। क्या दे रखा है, INS ECT को लिखा गया है JOT FDU। ध्यान से देखो, I से J + का 1, N से A + का 1, S से T है, E से F है, E से D है, T से U है, सभी में प्लस का 1 हो रहा है। बोलो इससे आसान लॉजिक क्या होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। यही चीज यहां लगा दी। बटरफ्लाई में ये हो जाएगा C, इधर होगा V, इधर होगा U, E से हो जाएगा F, R से हो जाएगा S, F से हो जाएगा G, L से हो जाएगा हमारे पास में M और Y से Z होगा। ऐसा हमारे पास कौन से विकल्प में है कि सर ऐसा केवल A विकल्प में दिया गया है। सीधा सीधा एक ऐड करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग के एक सवाल बढ़िया था, बाकी सब बहुत आसान, बेहद आसान, ठीक है। KL की पत्नी है, ML की बहन है, NK की बेटी है। ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन दे रखा है, तो ब्लड रिलेशन में इशारा वाले भी 3-4 सवाल थे, इसके अलावा ग्रुपिंग वाले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फैमिली ट्री बना के आप इनको सॉल्व कर सकते हो। KL की पत्नी है, तो K पत्नी है, किसकी पत्नी है, L की पत्नी है। ML की बहन है, ठीक है,
एम जो है वो एल की बहन है, एन के की बेटी है, जबकि ओ एम की मां है। एन जो है वो के की बेटी है और ओ एम की मां है। ओ जो है वो एम की मां है। ये लीजिए, ओ का के से क्या संबंध है? ओ का के से क्या संबंध होगा? तो के पति की मां है और पति की मां हो जाती है मदर इन लॉ, सासू मां। ठीक है, क्या हो जाएगी? सासू मां यहां पर होगा, मदर इन लॉ यहां पर होगा। अच्छा, पेपर दे के आए हो, 130 सटीक हुए हैं, क्या बात है विमलेश, बहुत बढ़िया। ठीक, 130 अच्छा अटेम्प्ट है। और बाकी जिस तरह का पेपर देखने को मिला है, कोशिश करो कि 140 तक ये अटेम्प्ट जाए। मतलब जीके में ठीक है, अच्छी पूछी जा रही है जीके, ऐसा कुछ लोगों ने बताया, कुछ ने कहा आसान भी है। ठीक है, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है जीके के अंदर। अगला देखें, 95474 KGFIF लिखा जाता है तो 82143 कैसे लिखा जाएगा? देखो क्या दे रखा है यहां पे है और इसको लिखा गया है KGFIF। तो यहां हमने देखा कि सर हमारे पास में 11 7 6 9 6 है। क्या हो रहा है? माइनस का 2 हुआ है ऊपर की तरफ, -2 हो रहा है ऊपर। ये देखो लेटर में -2 हो रहा है। ये लॉजिक लगा दिया सीधा सीधा क्रम के साथ में। तो -2 हुआ है तो आप देखो 82143 कब आएगा? एक तरीके से नीचे की तरफ प्लस का 2 करो, जे है, नीचे की तरफ प्लस का 2 आप करेंगे, आ जाएगा डी, प्लस का 2 करो सी, प्लस का 2 करो एफ, प्लस का 2 करो ई। कौन से विकल्प में है? जी डी एफ सी एफ ई, जे डी सी एफ ई डी विकल्प में है। डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे देखें, y x के पूरब में है जो z के उत्तर में है। ये बेहद आसान सा आपके पास में यहां पर जो है डायरेक्शन पूछा गया है। लेंदी सवाल, मतलब ऐसे 30-35 क्वेश्चन लेंदी बिल्कुल नहीं है, मतलब एक एक लाइन के सवाल हैं और जो वास्तव में चुटकियों में होंगे भी। ठीक है, और ऐसा नहीं है पूरे 55 क्वेश्चन ऐसे हैं। 55 क्वेश्चन में से 10 से 15 सवाल तो वाकई बड़े जबरदस्त हैं, कुछ नए अंदाज में पूछे गए। ठीक, यहां देखो, अगला देखो, ये दे रखा है y x के पूरब में है, x इधर है, इसका पूरब y हुआ। आगे देखें, जो z के उत्तर में है, x जो है वो z के उत्तर में है। आगे आओ, p z के दक्षिण में है। यदि p जो है z के दक्षिण में है तो p y से किस दिशा में है? p की दिशा y से क्या होगी? तो y से दिशाएं देखनी है। देखो y का उत्तर ऊपर, दक्षिण इधर, पश्चिम इधर, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। कौन से विकल्प में है? कि सर दक्षिण पश्चिम हमारे पास डी विकल्प के अंदर यहां पर दे रखा है, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे आ जाओ, अगला है हमारे पास श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करो। ये श्रृंखला दे रखी है 11 39 75 119। अगला बता दो भैया। देखो अंतर की बात की जाए, 28 का अंतर है। यहां देखो 40 से हमारे पास में कितना हो रहा है? 75 36। और यहाँ देखा जाए तो सर ये हमारे पास 4 44। इनके बीच में अंतर देखो 8 का है, इनके बीच में अंतर देखो 8 का है। अगला अंतर भी 8 का होगा। 44 और 8 हमारे पास में हो रहा है 52। 52 आप इसमें ऐड करो, 171 आएगा। कौन से विकल्प में है? कि सर सी विकल्प में आपको दे रखा है। सी करेक्ट आंसर होगा। बेहद आसान सी श्रेणी। L1 में यहां पे AP लग रहा है, समांतर श्रेणी लग रही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा है। नेक्स्ट टाइम अगला देखो, चलो चलो जूम हो जाओ, जूम हो जाओ, जूम हो जाओ। स्टूडेंट को दिखो भाई, तुम दिखोगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे वो? ठीक है, चलो अगला सवाल है पाई चार्ट पे, और पाई चार्ट वाले क्वेश्चन वाकई अच्छे थे कुछ। ठीक है, 2 सवाल जो पूछे गए थे। सर गाइड कीजिए क्या करूं, मेरा 31 अगस्त को एग्ज़ाम है, बट उसी दिन ITI का फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे दिया है, तो बाद में देखो इसके 2 जुगाड़ हैं। कॉलेज वालों से पहले कांटेक्ट करो कि सर ऐसे ऐसे मेरी एक एग्ज़ाम है UPP की, मैंने बहुत तैयारी करी है, ठीक है, और मेरे को आप अलाउ करो कि मैं पेपर जो है उसको या तो प्रीपोन्ड कर सकूँ या पोस्टपोन्ड कर सकूँ। ठीक है, फिर उनसे देखो क्या सॉल्यूशन है। उनसे सॉल्यूशन नहीं निकलता तो एक सॉल्यूशन ये भी होता है कि जो यूपी पुलिस डिपार्टमेंट है उसको आप एक ईमेल अभी भेज दो और उस ईमेल के अंदर लिखो कि मैं
मेरे कॉलेज एग्जाम्स के कारण इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाऊंगा, क्लैश हो रहा है एग्जाम का, तो आप प्लीज 31 की जगह किसी और दिन अगर मेरा पेपर ले सकते हैं तो मेरे पे बहुत उपकार होगा, और आशा करो कि रेस्पॉन्स आ जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। दिया गया पाई चार्ट वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों में दर्शाता है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू द्वारा चरण सेकंड में परियोजनाओं के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है। देखो यहां पे ये चार्ट है। बाजार ऋण ग्रहण 29,952 करोड़, विदेशी सहायता 11,486 करोड़, एसपीवीएस 5,250 करोड़ और टोल का 4,910 करोड़, और ये वार्षिकी है 6,000 करोड़। ये बजट है एक तरीके से जो वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों को दर्शाता है। अब एक आउटसोर्स एजेंसी है द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4,910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान है। यानी कि अब क्या होगा, सरकार के पास प्रोजेक्ट होता है कि यार टोल से इतना पैसा है, और ये जो है वार्षिक स्रोतों को दर्शाता है वित्त पोषण के, कि भाई टोल से इतना पैसा आता है सरकार के पास। सरकार ने कहा हमें तो 4,910 करोड़ चाहिए, ठीक है। अब आगे है कि अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए अधिकतम 20% कमीशन उनको मिल सकता है। यानी कि जो टोल इकट्ठा करेंगे उनको कितना कमीशन एक्स्ट्रा लेना है, 20% कमीशन है, वो हर पेमेंट पे ले सकते हैं जो भी पेमेंट आ रहा है, और सरकार को चाहिए 4,910 करोड़। तो आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि लेनी पड़ेगी, ठीक है। 20% आउटसोर्स एजेंसी का है और 20% किस पे, जो अमाउंट है उस पे, और 100% 4,910 करोड़ जो है वो सरकार को जाएगा, ठीक है। यानी सरकार को 100 रुपए मिलते हैं तो 20 रुपए कमीशन इस आउटसोर्स एजेंसी को मिलेगा, टोटल ये कमाई होगी। अब सरकार को तो मिल रहा है 4,910 करोड़, ठीक है। ये 20% इसका जो है ये हमको किसको मिलेगा, आउटसोर्स एजेंसी को। ये कटा 5 बार, 5 से काटोगे 5 राम 45, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 982 करोड़, ठीक है। तो आउटसोर्स कंपनी को टोटल कमाना होगा ये मिला के, तो ये आ जाएगा 2, 8 और 1 9, 9 9 18 और 5, 5,892 करोड़ इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है। इतना पैसा ये वसूलेगी, वसूलने के बाद 4,910 करोड़ सरकार को देगी और 982 करोड़ खुद रखेगी। इस तरीके से सवाल को आपको समझना था लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। बढ़िया सवाल, आगे आ जाओ। वो काफी लंबा चौड़ा सवाल है, एक और सवाल और है इस पेज पे, चलो। यहां दे रखा है कि एबीसी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। औसत 60 है 3 लोगों का, यानी कि टोटल वजन हो गया 180, 60 गुणा 3। यदि ए और बी का औसत 30 है, ध्यान से देखो, तीनों का औसत है तो तीनों का टोटल वजन हो जाएगा 60 गुणा 3 180। सीधा औसत के सवालों को इस तरीके से करो। ए और बी का औसत 30 है तो इनका टोटल वजन हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो, 2 लोगों का औसत 30 है, 2 से गुणा करो, 60 किलो ए और बी का वजन है। बी और सी का औसत 70 है, बी और सी का औसत अगर 70 है 2 लोगों का, तो 70 गुणा 2 140 है बी प्लस सी। तो क्या पता लग गया, ए और बी का टोटल वजन 60 है सर, बी और सी का टोटल वजन 140 है सर, और ए प्लस बी प्लस सी 180 है। चलो सबका वजन निकाल सकते हैं हम लोग। b प्लस सी 140 है तो a का मान हो जाएगा 40, 140 और 40 180। और देखो a प्लस बी अगर 60 है, इसका मतलब b का मान होगा 20, ठीक है। और ये c भैया 120 किलो का है, बोलो 120 किलो का आदमी, ठीक है, 120 किलो का, मेरी बाइक का वजन है इतना। चलो यहां b का वजन क्या है, तो बी का वजन 20 किलो है भैया। बी बेचारा नन्ना मुन्ना सा 20 किलो का बाड़क है, और बाकी 120 किलो का हाथी भी है इसके साथ। सोचो ये हाथी अगर एक हाथ रख के मारेगा तो जमीन में घुस जाएगा ये, ठीक है। चलो ये औसत पे बड़ा बेसिक सा सवाल, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखें, जूम हो जाओ, जूम हो जाओ। कुछ सवाल बचे हमारे पास में, और इन्हें भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं आप मैच कर लेना, हर एक वैरायटी जो यहां पे पूछी गई है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप मास्टर स्ट्रोक जरूर देख लेना। मास्टर स्ट्रोक के अंदर एक पैटर्न ऐसा नहीं पूछा गया, एक सवाल ऐसा नहीं पूछा गया जैसा मास्टर स्ट्रोक में डिस्कस नहीं किया उन टॉपिक्स का जिनमें आप सबसे ज्यादा परेशान होते हो। फ्री सीरीज थी यूट्यूब पे। आगे देखें, दी गई श्रृंखला में विषम बेमेल को ज्ञात करो,
ठीक है, तो सीरीज हमारे पास में, सीरीज के बेहद अच्छे और काफी ज्यादा सवाल आप लोगों से पूछे गए थे। 478, 474, 466, 462। तो अब देखो यहां सर हमारे पास 4 का अंतर है, इधर देखा जाए तो 8 का अंतर है, यहां देखा जाए सर तो 4 का अंतर है, यहां देखा जाए सर तो 4 का ही अंतर है, 78। यहां देखा जाए तो सर ये 4 का ही अंतर है। पूछा क्या है, बेमेल को ज्ञात करें, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सीरीज। कौन सा ऑड है ये निकालें। 472। अच्छा, हम एक संख्या और बीच में खा गए, हमें भूख लगी थी। 472, 466 और 462। चलो ये हमारे पास में है। तो अब देखो कि सर 74 और 72 2 का अंतर है, इधर देखा जाए तो सर हमारे पास 6 का अंतर है, इधर 4 का है। तो गड़बड़ किसमें थी कि बाबू, गड़बड़ थी इसमें। गड़बड़ वाले को मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, तो गड़बड़ इसमें थी, 4-4 का अंतर चल रहा था बड़ा प्यारा सा। यहां 470 आना चाहिए था सही, लेकिन आया 472, और इसीलिए हमने इसको पकड़ा और पकड़ के बोला भैया तुम हो बेमेल, तुम हो अलग, तुम हो असंगत, तुम हो डिफरेंट। आगे आ जाओ। अगला है, एक बस 50 किलोमीटर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, स्पीड दे दी है आपको 50 किलोमीटर प्रति आवर, और यहां है 250 किलोमीटर चलना है। तो यात्रा पूरी करने में समय कितना लगेगा, तो सर T बराबर D/S, 250/50 कर दो, 5 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 5 घंटे यहां लगेंगे। बेसिक हमारे पास में D = ST के ऊपर सवाल पूछा गया है। अगला आ जाओ, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। सीरीज का सवाल एक और बार, सीरीज भैया लाइन लगा दी इन्होंने, तो सीरीज तो पूछे गए हैं, छोड़ा नहीं है सीरीज को। ठीक है, ताबड़तोड़ एक के बाद एक सवाल सीरीज के ऊपर इन्होंने पूछे हैं। ठीक, चलो तो कौन सी सीरीज है भैया, देखो 3 से देखो सर 6 गुना है, 5 गुना है, 4 गुना है, 3 गुना है, 2 गुना है, इधर 1 गुना होगा, 1 गुना होगा तो वापस यही आ जाएगा, खत्म। पता नहीं गुणा में क्या अच्छा लगा इनको, गुणा के ऊपर 4-4 सीरीज पूछी है इन्होंने। बेसिक इसी तरीके का गुणा, बढ़ता हुआ घटता हुआ गुणा। ठीक है, अगला आ जाओ। 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। अब ये वाला सवाल 3 लोगों में भी पूछा गया है, 2 लोगों में भी इस तरह का सवाल है। वास्तव में ये जबरदस्त वाले क्वेश्चंस होते हैं, वेन डायग्राम से सॉल्व होते हैं हमारे पास में। ठीक है, 3 सवाल थे इस तरीके के आपके पास में। देखो 40 छात्रों में क्रिकेट और टेबल टेनिस, टेनिस, ठीक है, ये क्रिकेट है सर और ये वाला है टेनिस। अब इन्होंने कहा है कि 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले 15 हैं, ठीक है, 15 टेनिस खेलते हैं, ठीक है, 5 दोनों खेलते हैं, दोनों खेलने वाले 5 हैं। तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले, तो टोटल क्लास में विद्यार्थी हैं 40। 40 में से क्रिकेट खेलते हैं, कुछ टेनिस खेलते हैं, कुछ दोनों खेलते हैं, और बचे हुए कुछ नहीं खेलते। पूछा है जो कुछ नहीं खेलने वाले। तो अब ध्यान से देखना, ये 15 है, इधर 5 है, तो ये वाला होगा 10, इधर 5 है, इधर 15 है, ये वाला होगा 10। तो टोटल 10, 5 और 10, 25 लोग तो यहां हो गए। 40 में से तो 25 ऐसे हैं जो कोई ना कोई स्पोर्ट खेलते हैं। बच गए 15 लोग जिन्हें खेल वेल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनका मानना है कि सदगुरु बनो, ज्ञान दो और ज्ञान लो, खेल वेल में कुछ नहीं रखा है। तो ये 15 अलग हो गए हमारे पास में। तो अब देखो खेल नहीं खेलने वालों की संख्या कितनी है, 15 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। कानू यादव 95 की सॉल्यूशन गलत है। अच्छा, तो तुमने लगाया ठप्पा, किसी और ने लगाया है, तुम अटक गई उसी में। आगे के सॉल्यूशन देख लो, 95 पे दोबारा चलेंगे, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, स्पैम मत करो वरना ब्लॉक करवा दिया जाएगा। आगे चले, अगला देखो यहां पे 146वां सवाल हमारे पास में है। क्या हो रहा है इसमें, एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि इसे 15% कम में खरीदता और इसे 732 में लेस में बेचता, ठीक है, तो उसे 36% का लाभ होता।
चलो बढ़िया सवाल। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ये हमारे पास में यहां पर है, बट ये रीजनिंग के सेक्शन में आया है तो उड़ाएंगे तो हम ही इसको, ठीक है। चलो 146 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लास्ट हमारे पास में यहां पर बचे हुए हैं, ठीक है। देखिए अरे प्रभु 95 दोबारा देख लेंगे, मानो, समझो, ठीक है। 150 तक जा रहे हैं ना, अब 4 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा देख लेंगे, फिर 95 दोबारा देख लेंगे, और कोई रिक्वेस्ट होगी वो क्वेश्चन दोबारा देख लेंगे। अरे कहाँ जा रहा हूं मैं, कहीं जा रहा हूं क्या मैं? नहीं जा रहा, यहीं पे हूं लाइव सेशन में, ठीक है। 146, एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। देखो 25% लाभ पर बेचा है तो ध्यान से देखो, अगर 100 रुपए किसी चीज का सीपी है तो उसको बेचा गया है 125, यानी कि 25% प्रॉफिट पे। यदि इसे 35% कम में खरीदता, 35%, 35% कम में खरीदता, तो देखो अगर 35% कम में खरीदता तो 35% कम कितना होता, 65 में ये अगर खरीदता, ठीक है, और इसे 732 कम में बेचता तो इसे 36% का लाभ होता, 36% का प्रॉफिट होता, ठीक है। ये कह रहा है कि जो प्राइस यहां पे था ये तो परसेंटेज में है, यहां से 732 कम में अगर बेचेगा तो जो प्राइस हमारे पास में यहां पर आएगा, ठीक है, इसका 36% प्रॉफिट, ये इसके इक्विवेलेंट है। चलो लिखो, सवाल को समझे। इसने कहा कि अगर सीपी 35% कम होता और एसपी से 732 कम में इसको बेचा जाता तो 36% का फायदा होता। इतना सवाल ने हमको दे दिया। अब आपका पार्ट है कि आप इसको समझें और फिर हम इसको देखें, ठीक है। तो अब देखो यहां 65 और 36% इसको बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 65 में 65 का 36% आप बढ़ा दो, कितना आएगा, 5 से काटोगे 13 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 4 से काटोगे 9 बार, 4 से कटेगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 65 प्लस 117/5, भाग दे दो इसमें, तो ये आ जाएगा 65 प्लस 5 दूनी 10, 5 या 15, 500 के 20, तो ये हो जाएगा 88.4, यानी कि ये कह रहा है कि यहां पे परसेंटेज है 88.4, ठीक है। एक कंडीशन थी ये वाली, एक शर्त थी ये वाली, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, 65 का 36% आपको निकालना पड़ा। अब ये कहता है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है, प्रतिशत में अंतर कितना दिखा है कि सर प्रतिशत में अंतर हमारे पास में यहां पर है 25 और यहां से हमने देखा 11, 36.6, कितना है 36.6 हमारे पास में यहां पर होगा, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास में कितना हो गया कि सर 36.6% का अंतर हमारे पास में है यहां पे, ठीक है, और इतना परसेंटेज का अंतर 732 के बराबर है। कैलकुलेशन कर दो फिर यहां पे, ठीक है। माना कि हमारे पास में प्राइस था x का ही प्रतिशत चल रहा है, तो हम यहां लिख पाएंगे कि सर x का हमारे पास में यहां पे 36.6% जो है वो किसके बराबर है, 732 के। बस ये कैलकुलेशन करनी थी। चलो ये पॉइंट हटेगा तो इधर से 0 आएगा हमारे पास में, ठीक है। और देखो x आ जाएगा 366 से काटोगे 2 बार कटेगा, तो x का मान आ जाएगा 2 गुणा 1000, 2000 रुपया, ठीक है। एक परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी थी और बाकी ये इक्वेट करके आंसर निकालना है। 2000 रुपये की चीज है हमारे पास में घोड़ा, ठीक है, 2000 रुपये का था और इसको बेचा था 25% प्रॉफिट पे, और इसका 25% हमारे पास में होगा 2500 रुपये में, ठीक है। फिर इसने कहा कि अगर इसको 35% कम पे लिया होता, कितने पे लिया होता, 35 पे, यानी कि हमारे पास में 1300 रुपये में इसको अगर खरीदा होता, ठीक है, और 1300 रुपये में खरीद के और फिर 732 कम में ये बेच पाता। चलिए अगला सवाल है, एग्जामिनेशन को VC, ZN, RM, ZG, RLM के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जूम तो यार प्रणय कैसे किया जाए, इतना ही अभी तो ये दिख पाएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो फिर और जूम कैसे करें, ठीक है, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता,
तो सेशन के बाद आप क्वालिटी इंक्रीज करके आप देख पाओगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, या पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा ये वाली, उसमें से आप देख पाओगे। यहां देखो एग्जामिनेशन को ये दिखा गया, ध्यान से देखो। ई का विपरीत है वी, एक्स का विपरीत है वी, ए का विपरीत है जेड, एम का विपरीत है एन, आई का विपरीत है आर, एन का विपरीत है एम, ए का विपरीत जेड है, टी का विपरीत जी है, आई का विपरीत आर है, एल का विपरीत हमारे पास में ओ है, एन का विपरीत एम है, ठीक है। तो अब देखो एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में हमारे पास में यहां पर तो रिटर्न को कैसे लिखा जाएगा, रिटर्न को कैसे लिखेंगे, विपरीत लिखो, डब्ल्यू का डी है, आर का आई है, आई का आर है, टी का जी है, ई का वी है, एन का एम हमारे पास में यहां पर है। कौन से विकल्प में होगा कि सर ये हमें दे रखा है सी विकल्प के अंदर, तो सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। 1 12 144 1782 गलत टर्म पूछा है, गलत पद पूछने के ऊपर यहां पे नंबर सीरीज में आप लोगों से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये देखो 1 12 144 1782 20 736, ये सारे के सारे अगर आपको याद हो तो 12 के मल्टीपल हैं। क्या चल रहा है, 12 गुना इधर देखो 12 गुना होगा तो ये गड़बड़ कर दी, 12 का घन याद होना चाहिए, 17 28 होता, 17 82 कर दिया तो गड़बड़ थी भैया। यहां पे सी हमारे पास में यहां पर इस सीरीज के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। आगे आ जाओ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। क्या कहा, लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए कहा है, क्या कहती है लड़के का परिचय देते हुए कि लड़का जो है मेरे चाचा, लड़की के
हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा वॉइस का इशू आ गया है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, और ये दूसरे सेल चार्ज भी नहीं है। किसी को दिक्कत थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 में? ठीक है, समझ में आ गया ना? ये तो ऐसे डिफरेंस चल रहा है, 12 का होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा सेल का इशू हो गया, इसलिए सेशन को बीच में मैं रोक रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आप देख ही सकते हो, सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया, रोटेशन के ऊपर बेस्ड ऑन है। अगर वेस्ट को साउथ वेस्ट यहां पे लिखा जा रहा है, यहां आ गया हमारे पास में वेस्ट, तो आप ये समझ लो नॉर्थ भी 45 डिग्री इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे।